द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, फरवरी 1934 ईस्वी में प्रकाशित सुमित्रा नंदन पंत का कविता यूजीसी नेट के सिलेबस में सम्मिलित है। आज इस कविता का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और इसके निष्कर्ष को देखेंगे। इसके काव्य गुण को देखा जाएगा। इस कविता में कवि कहना चाह रहा है वह जान लेना जरूरी है। जिस प्रकार से प्रथम रश्मि में किरण के माध्यम से कवि लोगों को यह सिखा रहा था कि किस प्रकार से हमें जो है आशा रखना चाहिए, आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, नए जीवन का संचार होता है, सकारात्मकता को दिखाया गया है। ठीक उसी प्रकार से द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र में द्रुत का अर्थ होता है तीव्र गति, झरो का अर्थ होता है झरना, जगत मतलब संसार, जीर्ण पत्र, पत्र का अर्थ हो जाएगा पत्ता, जीर्ण यानी कि जर्जर। यानी कवि जो है वृक्ष को प्रतीक मान करके, संकेत दे करके, जिस प्रकार से वृक्ष के पत्ते जो जर्जर हो जाते हैं, जो सूख जाते हैं और एक निश्चित समय आ करके वह नष्ट हो जाते हैं, अर्थात पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं तो उसके बाद ही नए पत्ते उसमें आते हैं। यानी जब तक पेड़ के पत्ते गिरे नहीं रहते हैं तब तक उस वृक्ष में नए पत्तों का आगमन नहीं होता है। इसी के माध्यम से कवि संकेत करके बताना चाह रहा है कि जब तक हमारे पुरातन विचारों, हमारी पुरानी मान्यताएं या नकारात्मक विचारें जब तक समाप्त नहीं होंगी, तब तक सकारात्मक विचार, नए विचार, बेहतरीन विचार मन मस्तिष्क में नहीं आएंगे। कुल मिला जुला करके कह सकते हैं कि कवि द्वारा यह कविता लिखने का संदर्भ यही है, या यह कविता लिए लिखा गया है ताकि कवि बता सके कि जिस प्रकार से जर्जर पत्तों को वृक्ष गिरा देता है तो ही उसके स्थान पर नए पत्ते आते हैं। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य जब अपने नकारात्मक विचारों को, पुरानी रूढ़ियों को, मान्यताओं को समाप्त कर देता है, तभी उसके मस्तिष्क में नए विचार घर करते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे दो चीजों का तुलना किया गया है। ये है कविता लिखने का संदर्भ, कवि ने क्यों लिखा होगा। ठीक है, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अब देखेंगे कविता क्यों लिखा गया है। इसके प्रसंग को देख लेते हैं, फिर एक एक लाइन का कविताओं का व्याख्या करेंगे। तो द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है, जिसे आप सुमित्रानंद पंडित द्वारा लिखा गया है। यह पंक्ति उनकी कविता, और इस पंक्ति का शाब्दिक अर्थ है कि दुनिया के पुराने और जीर्ण शीर्ण पत्ते तेजी से गिरते। परंतु इसका अर्थ गहराई से अगर समझेंगे तो हम यह जान पाएंगे कि प्रतीकात्मक रूप में कि जीर्ण पत्र यानी उन पुरानी, बासी और क्षय हो चुकी चीजों का प्रतीक है जो अब टूटकर गिरने वाली हैं। जबकि द्रुत शब्द यह इंगित करता है कि यह प्रक्रिया कितनी तेजी गति से हो रहा है। ठीक है, सूखे पत्ते, जीर्ण पत्ते यानी नकारात्मक विचार, रूढ़ियां, पुराने विचार, ये चीजें हो जाए। कवि इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि समाज में पुराने और बेजान हो चुके विचार, ध्यान रखिएगा, ये पत्ते के माध्यम से, वृक्ष के पत्तों के माध्यम से कवि क्या कह रहा है कि समाज में पुराने और बेजान हो चुके विचार, रीतियां और संस्थाएं अब ढहने के कगार पर हैं। इनका समय समाप्त हो रहा है और नई सोच, नई धारणाएं उभरने वाली हैं। यह कविता जीवन के उस अनिवार्य परिवर्तन को दर्शाती है जिसमें पुराना समाप्त होता है और नए जीवन का आरंभ होता है। सामाजिक दृष्टि से कवि यह पुराने और शोषणकारी सामाजिक ढांचों को टूटता हुआ देख रहा है। ध्यान रखेंगे, एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं कि सामाजिक दृष्टि से कवि यहाँ पुराने और शोषणकारी सामाजिक ढांचे को टूटता हुआ देख रहा है, जहां मेहनतकश लोगों की पीड़ा अनसुनी रह जाती है। यह पंक्ति समाज के उन वंचित और पीड़ित वर्गों के लिए एक प्रतीक है जो संघर्ष कर रहे हैं और जिनके लिए बदलाव की आवश्यकता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात
बदलाव की आवश्यकता को दिखाया गया है। ठीक है, कुल मिलाकर के यदि देखा जाएगा तो यह कविता समाज और प्राकृतिक परिवर्तन के अनिवार्य नियम को दर्शाती है, जहाँ समय के साथ पुराने का पतन और नए का उदय होता है। याद रखेंगे, जिस प्रकार से वृक्ष के पुराने पत्ते सूख करके जर्जर होकर के गिर जाते हैं, उनके स्थान पर नए पत्ते आते हैं, ठीक उसी प्रकार से समाज में पुराने नियम, पुरानी रूढ़ियां, पुराने विचार, पुरातन चीजें समाप्त होती हैं और उन्हीं के स्थान पे नई चीजों का आगमन होता है। तो ये हो गया प्रसंग। अब इस कविता के व्याख्या को देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें सम्मिलित रहेंगी, फिर अंत में इसके निष्कर्ष को देखा जाएगा। ठीक है, कविता का शीर्षक है द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, यानी जल्दी से झड़ जाओ संसार के जीर्ण या जर्जर पत्ते। उसका प्रकाशन फरवरी 1934 ईस्वी में हुआ था। यह कविता युगांत काव्य संग्रह में संकलित हुआ है, रश्मि बंध काव्य संग्रह में सम्मिलित हुआ है और पल्लवनी जिसका प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ था, इसमें भी सम्मिलित हुआ है। यानी कि कह सकते हैं कि यह कविता कई काव्य संग्रहों में संकलित हुआ, युगांत, रश्मिबंध, पल्लवनी। इसमें प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र निम्नलिखित में से कौन से काव्य संग्रह में प्रकाशित नहीं हुआ है? तो ये तीनों का नाम दे देगा, एक चौथा नाम भी दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण, हिम ताप पीत मधुवात भीत, तुम वीत राग जड़ पुराचीन, निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जग नीड़ शब्द और श्वासहीन, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम, झरझर अनंत में हो विलीन। ठीक है, अब यहां तक देखेंगे। अब यदि व्याख्या देखेंगे तो कवि कह रहा है कि द्रुत झरो, द्रुत का अर्थ हो जाएगा तीव्र गति से, झरो गिर जाओ, जगत के इस संसार के जीर्ण पत्ते। कवि कह रहा है कि इस संसार के सूखे हुए पत्ते, जर्जर पत्ते जल्दी से गिर जाओ। हे स्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण, यानी जो एकदम ध्वस्त हो चुके हैं, एकदम नष्ट प्राय हो चुके हैं, जो एकदम सूखे हुए हैं, ऐसे पत्ते जल्दी से झड़ जाओ। अगर प्रतीकात्मक रूप में देखा जाएगा, कवि वृक्ष के पत्तों के माध्यम से मनुष्य के नकारात्मक रूढ़ि विचारों को गिरने की या दूर होने की बात कह रहा है। हिम ताप पित्त मधुवात भीत, हिम का अर्थ हो जाएगा बर्फ, ताप का अर्थ हो जाएगा तपन या उष्ण या गर्मी, पित्त का अर्थ हो जाएगा पीला, मधुवात भीत, मधुवात का अर्थ हो जाएगा वसंत ऋतु में जो हवा बहता है, भीत का अर्थ हो जाएगा डर जाना। तुम वीत राग, यानी तुम बीते हुए राग हो, जड़ हो, जड़ हो अर्थात स्थिर हो, पुराचीन हो, पुराने हो चुके हो, जड़ यानी कि नष्टप्राय हो चुके हो। कवि कह रहा है कि तुमने बहुत सारे हिम को अर्थात बर्फ को सहा, गर्मी को सहा, बहुत सारे जीवन में तुम्हारे परिस्थितियां हुई और तुम पित्त हो चुके हो अर्थात पीले हो चुके हो या पुरातन हो चुके, मधुवात भी। और जब बसंत ऋतु में हवा बहती है, उसे से तुम एकदम कांपने लगते हो। कभी पत्ते की तुलना शरीर से कर रहा है कि जो पत्ता है बहुत सारे ऋतुओं को तपा है, सहा है, मौसमों को सहा है, जिस कारण से उसकी स्थिति जर्जर हो चुकी है, पीला हो चुका है। अब जो बसंती हवा भी बह रही है, वह उसको हिला दे रही है, डरा दे रही है कि कब उसका जीवन लीला समाप्त हो जाएगा। तुम वीत राग, कवि कह रहा है कि तुम बीते हुए राग हो, जड़ हो, पुराचीन हो और तुम्हारा अंत निश्चित है। इस माध्यम से कवि यह कहना चाह रहा है कि जो नकारात्मक विचार है, पुरानी रूढ़ियां हैं, पुराने संस्कार हैं,
अभी ये इतने पुराने हो चुके हैं कि इनका समय आ चुका है इनको नष्ट होने का, समाप्त होने का। आगे देखते हैं, निष्प्राण। प्राण का तो जगह वायु यानी वायुहीन। विगत युग, बीता हुआ कल। मृत विहंग, विहंग का अर्थ हो जाएगा चिड़िया। मृत विहंग यानी मरा हुआ चिड़िया। जग नीड़, जग का अर्थात संसार, नीड़ का अर्थ हो जाएगा घोंसला। शब्द और श्वासहीन, जिसमें अब न तो शब्द है न ही श्वास है। च्युत अस्त व्यस्त, च्युत का हो जाएगा टपका हुआ, अस्त व्यस्त जो अस्त व्यस्त हो। पंखों से तुम, यानी तुम्हारे पंखों से जो शरीर में जो पंख लगे हैं वो अब निकल चुके हैं। ठीक है, वो तुम्हारे शरीर के जो पंख हैं यानी चिड़िया के जो शरीर के पंख हैं अब अस्त व्यस्त हैं। झरझर अनंत में हो विलीन, और वह झर करके निकल चुके हैं और इस अनंत संसार में विलीन हो चुके हैं, अर्थात मिल चुके हैं। अब कवि यह कहना चाह रहा है चिड़िया के माध्यम से। अभी तो ये जो अनुच्छेद आपने देखा या ये जो पैराग्राफ देखा, इसमें कवि किसके माध्यम से संकेत कर रहा है? पत्ते के माध्यम से जीवन को संकेत कर रहा है। पत्ते के माध्यम से मनुष्य के जीवन को संकेत कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चिड़िया के माध्यम से, एक विहंग के माध्यम से कवि मनुष्य के जीवन को, नकारात्मक विचारों को, संस्कार को, रूढ़ियों को, मान्यताओं को संकेत कर रहा है। यह चीज देखेंगे, यानी पहले अनुच्छेद में पत्ते के माध्यम से, दूसरे अनुच्छेद में चिड़िया के माध्यम से। कवि कह रहा है कि निष्प्राण विगत युग मृद विहंग, कि हे पक्षी, अब तुम्हारे अंदर प्राण नहीं है, तुम बीते हुए युग हो, बीते हुए युग का इतिहास हो, कहानी हो। जग नीड़, यानी इस संसार का जो घोंसला है, शब्द और श्वासहीन, अब उसमें जो है किसी प्रकार का श्वास नहीं रह चुका है, कोई शब्द नहीं है, वह शब्दहीन श्वासहीन हो चुका है। च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम, अब जो तुम्हारे पंख है वो टपक करके निकल चुके हैं। वो पंख तुम्हारे जिससे तुम उड़ान भरते थे, एक समय से पूरे आसमान को मापते थे, नभ को मापते थे, अब वो अस्त व्यस्त है। अब वो तुम्हारे लिए, तुम्हें उड़ने का कार्य नहीं करता। झरझर अनंत में हो विलीन, और ये जो तुम्हारे पंख है निकल करके समय के साथ इस संसार में विलीन हो चुके हैं। अब इसकी कोई भी महत्व नहीं रह गए, यानी समय के साथ चीजों का नष्ट होना अनिवार्य हो जाता है। कभी यहाँ पे परिवर्तन दिखा रहा है, यहाँ पत्ते के माध्यम से दिखा रहा है कि पत्ते का एक निश्चित कालखंड होता है, निश्चित समय होता है, और एक निश्चित कालखंड के बाद अपना जीवन जीने के बाद उसका जीवन समाप्त हो जाता है। यहाँ पे चिड़िया के माध्यम से कवि बताना चाह रहा है, परिवर्तन को दिखाना चाह रहा है कि जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन अनिवार्य और जरूरी हो जाता है। यानी इन दोनों अनुच्छेद के माध्यम से जान सकते हैं, कवि जीवन के परिवर्तन को दिखाना चाह रहा है। और जब जीवन में एक समय आता है, जो चीजें एक समय के लिए बहुत अच्छी होती हैं, तो एक समय बाद वह खराब हो जाती हैं। इसी चीज को कवि दिखाना चाह रहा है। अब आगे अगले पैराग्राफ में देखेंगे। आगे देखते हैं, कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली। प्राणों की मरमर से मुखरित, जीव की मांसल हरियाली। मंजरित विश्व में यौवन के, जग कर जग का पीक मतवाली। निज अमर प्राण स्वर मदिरा से, भर दे फिर नवयुग की प्याली। अब इन पंक्तियों को देखेंगे कि कवि कह क्या रहा है। कवि कह रहा है कि कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली। कवि कह रहा है कि ये पूरा संसार जो है कंकाल के जाल की तरह फैला हुआ है, अर्थात वह नष्ट हो रहा है। फिर नवल रुधिर, अब उसमें नया रुधिर आ रहे हैं, नए रक्त आ रहे हैं, पल्लव लाली। अब जब नए रक्त आते हैं तो जो पल्लव का अर्थ हो जाएगा पत्ता, और उस पत्ते में लालिमा आ जाती है। यदि आप ध्यान से कल्पना कर पाए तो बसंत ऋतु में जब पेड़ के पत्ते एकदम सूख जाते हैं तो कंकाल की तरह हो जाते हैं, उन पत्तों में जाली भी दिखने लगती है। जग में फैले, वह चारों तरफ जमीन पे हर जगह फैले रहते हैं। लेकिन उन्हीं के स्थान फिर नवल रुधिर, फिर नया रक्त आ जाता है, यानी नया जीवन आ जाता है। यहाँ पे रुधिर के माध्यम से संकेत किया जा रहा है जीवन को, कि नया जीवन आ जाता है।
पल्लव लाली, जब नया जीवन आता है उस वृक्ष में, तो वहाँ के जो पत्ते होते लालिमा आ जाती हैं, नए-नए पत्ते आ जाते हैं, कोपले आ जाती हैं। यह कवि दिखाना बताना चाह रहा है। प्राणों की मरमर से मुखरित, कवि यह कर मरमर, मरमर का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा कि पत्तों के हिलने से होने वाली जो खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है उस चीज़ को, प्राणों की मरमर से मुखरित। कवि कह रहा है कि जो पत्ते हैं जब सूख जाते हैं और गिरने वाले होते हैं, तो उसकी खनखनाहट को संदर्भ में कहा गया मुखरित हो चुके हैं। जीव की मांसल हरियाली, जब ये हवा के माध्यम से ये टूट जाते हैं, निकल जाते हैं, तो इनके जीवन में एक मांसल हरियाली आ जाती है। मांसल हरियाली कहने का तात्पर्य ये है कि जो पत्ता है, छोटा-सा पत्ता होता है, फिर उसमें और कोमलता रहती है। कोमलता के बाद जैसे-जैसे पत्ता बढ़ता रहता है, वो पुष्ट होता रहता है, मजबूत होता रहता है और उसमें गाढ़े हरे रंग की संचार होने लगती है। कवि उस पत्ते को मनुष्य के जीवन से दिखा रहा है कि किस प्रकार से वह पहले एक जो पत्ता रहता है, लाली रहती है, वो बच्चों का रूप बाल रूप होता है और उसमें धीरे-धीरे युवावस्था का रूप मांसल हरियाली आ जाती है। इस संदर्भ में कवि कह रहा है। मंजरित, विश्व में यौवन के, मंजरित का अर्थ यहाँ पे बौर से संबंधित हो जाएगा। मंजरित विश्व में यौवन के, जग कर जग का पीक मतवाली। कवि कह रहा है कि इस विश्व में जब यौवन आता है तो यौवन का प्रतीक यहाँ पे बौर को लिया गया है। बौर के संदर्भ में ये कह सकते हैं कि बसंत ऋतु में पेड़-पौधों पे, फूलों पे फल आने लगते हैं, बौर आने लगता है। ये जो बौर आता है, ये फल आता है, ये कलियाँ आती हैं, उसे जीवन के यौवन के संदर्भ में कवि कह रहा है। जग कर, कवि कह रहा है जग करके जग का, इस संसार का पिक मतवाली जो कोयल होती है, वह जग करके दिन-रात हमेशा कू-कू करती रहती है। इसके संदर्भ में कहा गया इस संसार के संदर्भ में। जग कर जग का, यहाँ पे यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है? निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से, और वह प्रणय स्वर मदिरा से वह इतना मतवाली होकर के कोयल गाती है इसमें कि ऐसा लगता है कि मदिरा पीने के बाद जब मतवाला होकर के कोई चलता है जीवन में। भर दे फिर नवयुग प्याली, कवि कह रहा है कि इस संसार में, इस जीवन में फिर से नया प्याली जीवन में भर दो। अब इस लाइन का अर्थ यहाँ देखेंगे, इस पूरी पंक्ति के कि कवि कहना क्या चाह रहा है? कवि कहना चाह रहा है कि जब बौर आता है तो उससे जीवन में यौवन का संचार होता है, ऐसा प्रतीक होता है। इस संसार में जब नया जीवन आता है तो कोयल भी प्रसन्न होकर के गीत गाती है। ठीक है? तो इस प्रकार से आपका पंत जी का कविता हो गया द्रुत झरो जीड़ के जनपद, जिसके माध्यम से पत्ते के माध्यम से जीवन को, पुराने विचारों को, रूढ़ियों को नष्ट होते दिखाया गया है। कहीं पे कंकाल के माध्यम से, कहीं पे नए बौर के आ जाने से कवि दिखा रहा है। अब अगर इसका निष्कर्ष देखा जाएगा तो निष्कर्ष क्या हो सकता है, उस चीज को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे कवि कवि द्वारा कविता लिखने का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं है कि बसंत ऋतु आता है उस समय पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते आते हैं, नए पत्ते आते, नए पत्तों में बौर आता है, उस वृक्ष में बौर आता है तो नया जीवन आता है। सिर्फ यह नहीं दर्शाना चाह रहा है, बल्कि इसके माध्यम से कवि मनुष्य को संकेत कर रहा है कि एक न एक दिन पुरानी रूढ़ियां, पुराने विचार, पुरानी मान्यताएं, पुराने संस्कार यह मलिन हो जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे, और जब ये नष्ट होंगे तभी इनके स्थान पर नए विचार आ पाएंगे। अगर निष्कर्ष देखा जाए तो नव युग के निर्माण की भावना इस कविता में भरा हुआ है कि किस प्रकार से नए युग का निर्माण किया जा सके, किस प्रकार से पुरानी मान्यताओं, विचारों को नष्ट करने की बात कर रहा है कवि। अंधविश्वास को, रूढ़ियों को, प्रथाओं को, परंपराओं को नकारा है इस कविता में। इस कविता के माध्यम से मान्यताएं नष्ट हो रही हैं। पुरानी मान्यताएं जड़वत निर्जीव हो चुकी हैं। कोई भी विचार हो, एक निश्चित समय के बाद वह जड़वत हो जाता है, पुराना हो जाता है, निर्जीव हो जाता है, और परिवर्तन ही कवि दिखाना चाह रहा है, यानी परिवर्तन ही कवि का उद्देश्य है। इस कविता का उद्देश्य क्या है? परिवर्तन करना। परिवर्तन के द्वारा जीवन में क्या-क्या बदलाव हो रहे हैं,
क्या-क्या परिणाम हो रहे हैं, वो कवि बताना चाह रहा है। नए युग के साथ चलने की बात कही गई है। कवि कह रहा है जैसे-जैसे समय परिवर्तित होता है, हम लोगों को भी देश, काल और परिस्थिति के अनुसार अपने विचारों को परिवर्तित करते रहना चाहिए, विचारों को विकसित करते रहना चाहिए, मन मस्तिष्क में नए विचारों को लाना चाहिए, जिस कारण जीवन में सामंजस्य बिठाया जा सके, जीवन में समन्वय लाया जा सके। कवि कह रहा है ऐसा नहीं कि युग बदल रहा है तो युग बदलने के साथ हमारे विचार भावनाएँ नहीं बदलेंगी। जिस प्रकार से युग बदलता है, मनुष्य का विचार, मनुष्य के मस्तिष्क में विकास होता रहता है और जब वो ये विकास करता है, तो वह सही मायने में विकसित अवस्था में रहता है। यह पंत जी द्वारा लिखा गया एक बेहतरीन कविता जो परिवर्तन को दर्शाता है। तो संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, व्याख्या हो गया, इसमें जो छोटी-छोटी चीज़ें आई हैं, कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है या फिर किन चीज़ों का निरूपण किया गया है, यह काव्य गुण के अंतर्गत आएगा। तो आज के लिए इतना ही और इस वीडियो का आगे बढ़ाया जाएगा कि यूनिट 5 काव्य यूजीसी नेट जेआरएफ का यह कविता है। आगे हम लोग इसको देखेंगे और डिटेल में।